बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज हम जो कंसाइनमेंट पर काम करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक एक नॉर्मल लॉस से है। लास्ट लेक्चर में हमने एक डिस्कशन मुकम्मल की थी नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की। पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल को करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस हमने कुछ लिखा था वहाँ पर, अगर आपको याद हो, आपने उसे कहीं नोट्स में लिखा हो, बनाया हो, कि ये इनहेरेंट होता है, अनअवॉइडेबल होता है। वैसे इसको आप रोक नहीं सकते, इसने होना ही होना है। अच्छा, ये कंडीशन बड़ी एक अहम चीज़ है यहाँ पर, ये बड़ी अहम बात है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि इसे आप रोक नहीं सकते। उसमें कुछ नेचर ऑफ गुड्स का भी कुछ ताल्लुक होता है, जिस पे आज आपको एक सवाल भी नजर आएगा। अच्छा, होता क्या है, नॉर्मल लॉस वो चीज़ें होती हैं जो अकर्ड होती हैं ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग, जिसमें लीकेज है, ब्रेकिंग है, ब्रेकेज हो जाती है, चीज़ें टूट जाती हैं या क्रैक हो जाती हैं, एवेपोरेशन है, हवा में तहरील वो मिल जाती हैं, हवा की वजह से उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, लाइक पेट्रोल है, और ऐसे कोई चीज़ें होती हैं, थिनर्स हैं, जो जैसी हवा में मिलते हैं तो उनकी वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, हवा को उनसे अमल होता है तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन चीज़ों को जब हम भेजते हैं, इनको कंसाइन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो तब इनकी क्वांटिटी पे फ़र्क आता है। अब देखिए, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, आप एग्स ले लें, अंडों को ले लें, उन्हें आप शिप करें, कहीं से ट्रांसफ़र करें, वो ज़रूर क्रैक होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है उसमें। इसी तरह और ऐसी चीज़ें हैं, घी के टिन होते हैं, आप उन्हें जब लोड कर रहे होते हैं, अनलोड कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरह रखे जा रहे होते हैं उसमें अक्सर टिन जो है वो लीक हो जाते हैं। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मल। इसी तरह हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस तय की हुई हैं। अब लास्ट टाइम मैंने उस वक्त बताया था कि एक कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन कोल है, कोयला है, कोयला जो है वो भुर जाता है, टर्न इनटू डस्ट। जैसे आप उसे रखेंगे उठा के, 2 दिन बाद उठा के रखें, इधर रखें उधर रखें, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसी तरह आपने गौर किया होगा, जो आप आटे का थैला लेके आते हैं, फ्लावर सैक जो होता है, आटे का थैला आप उठा के लाते हैं, उसमें से आटा निकल रहा होता है, और कभी आप उस दुकानदार को कहें कि यार ये मुझे अगर 20 किलो का थैला है, पूरा करके दिखाओ, ये 20 किलो है, वो तोलेगा ही नहीं, अगर वो उसमें से झड़ रहा है, उसमें से निकल रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए इस तरह के नॉर्मल लॉसेस होते हैं। तूड़ी है इस तरह की, वो आपकी देखा होगा जब जा रही होती है, ट्रॉली पे जा रही होती है, वो रास्ते में उड़ रही होती है। रेत का मैंने आपसे जिक्र किया था कि रेत है, जब उसको कहीं ट्रॉली पे लेके जाया जा रहा होता है, उस पर कपड़ा भी बांधा होता है और उसको गीला भी किया होता है ताकि वो उड़े ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरली अपनी क्वांटिटी कम कर बैठती हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं, नॉर्मल लॉस। अब करना क्या होता है नॉर्मल लॉस में, नॉर्मल लॉस की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। मीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मुराद, जब अकाउंटिंग की बात होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं है, हम किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करें। हम क्या करते हैं, हम उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, हमारी जितनी भी गुड्स की कॉस्ट होती है, मैं उसे रिमेनिंग यूनिट्स पर डिवाइड कर देता हूं जो लॉस के बाद बचते हैं, और जैसे ही मैं उन्हें रिमेनिंग यूनिट डिवाइड करता हूं, मेरी पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। आपको याद होगा लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन हुई थी एक टूर के हवाले से कि इतने पैसे थे, इतना बच्चा एक पैसे देगा, तो हर एक हिस्से में 1000 आ रहे थे, 25 स्टूडेंट थे, 25,000 की कॉस्ट थी, लेकिन उनमें से 5 बच्चे जब नहीं गए तो कॉस्ट जो है, हमने उन 5 बच्चों की जो कॉस्ट थी, मीन 5,000 रुपए जो थे, वो बाकी 20 बच्चों पे जब तकसीम किए तो हर एक के हिस्से में 250 रुपीज बढ़ गए। ये था आपका नॉर्मल लॉस। जब नॉर्मल लॉस को किसी अच्छी जगह भी पढ़ा जाता है, और भी कहीं पढ़ेंगे, आगे आगे जाके भी कहीं पढ़ेंगे, आप बीकॉम लेवल पे कहीं पढ़ेंगे, तो वहां पे वो अक्सर बताता है जी, इससे हम पर यूनिट कॉस्ट हमारी जो है वो इन्फ्लेट हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। हमारी किताब में भी ऐसे लिखा हुआ है कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट, लेकिन वो बच्चे जो हैं शायद उस स्टेटमेंट को उस तरह पिक नहीं कर पा रहे होते, इसलिए फिर हमें थोड़ी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि यार ये पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज किस तरीके से की जाती है या हो जाती है। तो जाहिर है जो कॉस्ट है उन लॉस यूनिट्स की, उन्हें पूरा किया जाएगा रिमेनिंग यूनिट से। तो जब हम रिमेनिंग यूनिट से उस पैसे को पूरा करेंगे तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अब इसका इफेक्ट कहां जाता है, इसका इफेक्ट जो है वो जाता है आपके क्लोजिंग स्टॉक में। ये सिर्फ बात किसकी हो रही है, नॉर्मल लॉस की। हम कि नॉर्मल लॉस को कोई शेयर नहीं कर रहा, नॉर्मल लॉस पे आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, ये रूटीन मैटर है, वो कहेगी आपका अपना मामला है, आप खुद एडजस्ट करें। तो हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को बढ़ाते हैं,
और जब कॉस्ट बढ़ जाती है जाहिर है फिर सारे फैसले उसके मुताबिक ही किए जाते हैं। अब हम पहले सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से कुछ वर्किंग ढूंढेंगे, और हम सवाल जब पढ़ेंगे तो उसकी नेचर से सेंस करेंगे यार ये सवाल, ये जो लॉस है किस नेचर का लॉस है। क्योंकि बाद दफा सवाल में लिखा होता है लोडिंग और अनलोडिंग, लेकिन अगर सवाल में ना लिखा हो लोडिंग और अनलोडिंग तो फिर आप उसकी नेचर से सेंस करोगे कि ये सवाल किस नौइयत का था, इसका लॉस किस नौइयत का था। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे पढ़ते हैं, पहले उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन बनाएंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। बेटा नॉर्मल लॉस पे एक सवाल है, ये तो मैंने आपको हिंट दे दिया, ऊपर लिख दिया, जाहिर है जब एग्जामिनेशन में आएगा वहां कोई हिंट नहीं लिखा होगा, आपने उसकी नेचर से ज्यादा लगाना है। मोहसिन कोल कंपनी ऑफ द क्वेटा कंसाइंड टू रमजान एंड कंपनी ऑफ लाहौर, टू रमजान एंड कंपनी ऑफ लाहौर 10,000 टन्स ऑफ कोल, 10,000 टन कोल हम शिफ्ट कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ द कोल वाज 40 पर टन। अब इसका मतलब है वो 10,000 था, दैट इज द क्वांटिटी, और एक टन की जो प्राइस है वो 40। इसका मतलब क्या होगा, जब क्वेश्चन ऐसा क्वांटिटी में ये यूनिट में आए तो आप उसे क्या करेंगे, आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद रेलवे चार्जेस दिए उसने ₹10 पर टन, रेलवे चार्जेस भी ₹10 पर टन है आपके पास, वो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। एन अकाउंट से वाज रिसीव फ्रॉम रमजान एंड कंपनी शोइंग दैट 5,000 टन्स ऑफ द कोल सोल्ड फॉर ₹80। यहां तक तो बिल्कुल एक बात क्लियर सी चल रही है ना कि आपने 5,000 टन बेच दिए 80 के। अब अभी तक पिक्चर ये है आपके सामने कि यार 10,000 भिजवाए थे, 5,000 बेच दिए, तो 5,000 बचे होंगे, हम उसकी वैल्यूएशन कर लेंगे। उसके बाद सेल एक्सपेंसेस ₹4,000 हैं एंड इंश्योरेंस ₹1,000। रमजान एंड कंपनी विल रिसीव कमीशन एट 5% ऑन सेल and also reported a shortage of 100 tons on whole consignment. This is the main point. कि एंड में जब उसने रिपोर्ट की उसने बताया आपकी टोटल कंसाइनमेंट पर 100 टन्स की कमी थी, वो हम मुझे रिसीव नहीं हुए, वो ये कहना चाह रहा है, वो टर्न इनटू डस्ट हो गए या वो सेल करने के काबिल नहीं रहे। अब क्या करेंगे, अब यहां पे सवाल उसने खत्म कर दिया। आगे से आगे उसने आपसे रिक्वायरमेंट मांगी। अब रिक्वायरमेंट मैंने थोड़ा सा ना आज चेंज लिखा है ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि हम 1-2 लेक्चर्स के बाद इसकी एंट्रीज पे जाने वाले हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार एंट्रीज कैसे करनी है। वहां पे कोई क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट को इस तरीके से लिखी होती है। कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोहसिन एंड कोल, जाहिर है कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाएगा, मोहसिन एंड कोल बनाएगा अपना प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक टू एडजस्ट द नॉर्मल लॉस, ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये पेपर में नहीं लिखा होगा कि हमने वैल्यूएशन स्टॉक करनी है टू एडजस्ट द नॉर्मल लॉस। बेटा ये सवाल था, मैंने बहुत पहले एक चीज बताई थी, फिर मैंने 1-2 लेक्चर में उसको आपके साथ डिस्कस नहीं किया। मैं आज उन चीजों को कुछ दोबारा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले मैंने सवाल से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है। मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर 3 चीजें आती हैं और क्रेडिट साइड पर 2 चीजें आती हैं, तो टोटल मिला के यूं समझ लें 5 चीजें हैं जो हमें ढूंढनी है। अगर वो 5 चीजें आपको पता चल जाती हैं तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। सबसे पहले है गुड सेंड। बेटा गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 10,000 टन क्वांटिटी, 1 टन की प्राइस 40, इसका मतलब है जो गुड सेंड की प्राइस आनी चाहिए दैट इज 4 लाख। अब मोहसिन एक्सपेंसेस, मोहसिन के जो एक्सपेंसेस थे जो आप लिखते हैं, आपको याद होगा बैंक के आगे, ये आपको रट जाना चाहिए अब तक। मोहसिन एक्सपेंसेस थे वो भी ऐसे ही थे, टनेज के हिसाब से थे। उसने कहा 10,000 टन है और 1 टन के जो एक्सपेंसेस हैं 40 रेलवे चार्जेस है, रेलवे पे लोडिंग हुई, उन्होंने कहा जी हम पर टन आपसे 10 रुपए लेंगे, तो ये बने 1 लाख। उसके बाद आ गया जी रमजान, चीजें हमसे चली गई, रमजान के बाद पहुंची। रमजान ने क्या किया, पहले एक्सपेंसेस किए, वो थे उसके 5,000। ये रमजान कौन है जी, रमजान कंसाइनी है। मोहसिन कौन है, ये कंसाइनर है। उसके बाद रमजान ने अकाउंट से भिजवाई, अकाउंट से शोइंग दैट कि 5,000 आपने टन बेच दिए एट द रेट ऑफ 80 ईच, इसके पैसे भी क्या बने 4 लाख। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाज दफा, इससे अमाउंट लिख दी जा रही है आपके सामने। इसके बाद रमजान एंड कंपनी कमीशन है 4 लाख पे, उसने कमीशन कैलकुलेट करनी थी, उसकी कमीशन है 5%। 4 लाख का जब आपने 5% लिया तो ये कितना आया 20,000। ये आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई जिससे आप अपने सवाल का डाटा बना सकते हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट बना सकते हैं बहुत इजीली। अब इसके बाद आपने
नॉर्मल लॉस के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां शेयर किया है कि टोटल क्वांटिटी जो सेंड थी वो थी 10,000 और जो क्वांटिटी लॉस्ट हुई ड्यूरिंग द ट्रांजिट या जैसे भी था ओवरऑल वो थी 100। और यहां पे एक्सीडेंट का जिक्र नहीं है, पिल फिश का जिक्र नहीं है, थेफ्ट का जिक्र नहीं है, फायर का जिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है। तो ये किस में कंसीडर होगा बेटा? ये नॉर्मल लॉस में कंसीडर किया जाएगा। आपके पास जो क्वांटिटी जो उसे रिसीव हुई वो है 9,900। इफ यू कंपेयर दिस क्वांटिटी विद द सेल क्वांटिटी, अगर आप इसको सेल से कंपेयर करें, इसका मतलब है यू स्टॉक ऑफ गुड्स या जितने टन बचे 4,900 टन बचेंगे। हमें लगा था 5,000 बचेंगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ। कितने बचे हैं? 4,900 टन बच गए। 4,900 टन बचे, क्योंकि 100 यूनिट जो थे वो हमारे लॉस हो गए या टोटल कंसाइनमेंट में कमी आ गई। क्यों? नेचर ऑफ गुड्स की वजह से। क्यों जी? वो कोल था और कोल को जब भी शिफ्ट करते हैं, बार बार उठा के रखते हैं, दैट कोल टर्न इनटू डस्ट, वो भुर जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, वो मिट्टी की तरह वहां से झड़ जाता है, बोरियों से निकल जाता है, आप उसे रोक नहीं सकते। दैट इज टर्न इनटू डस्ट। ये आपने एक बेसिक इंफॉर्मेशन सारी यहां पर एक्सट्रैक्ट कर ली। देखिए ये काम करना ना बहुत आसान है, आप सिर्फ सवाल पढ़ते जाएं। आपने थोड़ा सवाल पढ़ा, क्योंकि ये सवाल तो हम लिख रहे हैं ना बेटा, आपको तो सवाल बना हुआ मिलेगा। आपने सिर्फ अपने इल्म का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपने सवाल को पढ़ना है, वहां से डाटा एक्सट्रैक्ट करके किसी एक जगह पे लिख लेना है। दिस इज योर वर्किंग। इस पे कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखना होता, या आप अपनी आंसर बुक पे लिख सकते हैं। अब डाटा मैंने सारा निकाल लिया। डाटा निकालने के बाद आपका अगला स्टेप होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। याद रखिएगा, जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं हमेशा वो फिगर्स, वो जो हेड्स हैं वो पहले लिखता हूं और फिगर्स बाद में लिखता हूं, क्योंकि अब मुझे बोर्ड शिफ्ट करना है, मुझे अगले बोर्ड पे जाना है, ताकि इसका कंसाइनमेंट अकाउंट का आपके सवाल डिस्कस किया जा सके। तो अब चलते हैं अगले बोर्ड पर और देखते हैं कि सवाल को बाकी हिस्सा इसका कैसे हल होगा, स्टॉक कैसे निकाला जाएगा, नॉर्मल लॉस को कैसे एडजस्ट करेंगे। है सारी पुरानी बातें, आपको बस रिवाइज हो जाएगा। तो आइए चलें नेक्स्ट बोर्ड पर। बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट टू लाहौर, यानी कंसाइनमेंट टू सिटी नेम जरूर लिखना है, मेंशन करना होता है कंसाइनमेंट कहां जा रहा है। डेबिट क्रेडिट अकाउंट की फॉर्म है। अभी तक जितने आप सवाल देख रहे हैं मैं उसमें भी डेट्स इन्वॉल्व नहीं कर रहा। कभी एक आध में आपको सवाल ऐसा भी कराऊंगा जिसमें डेट्स हैं, तो डेट्स के लिए मैं डेट का कॉलम अलग से यहां पे ऐड करूंगा, जिसे हम डेप्रिसिएशन में ऐड करते थे। तो अभी फिलहाल हमें, अभी जो मैं आपसे सवाल डिस्कस कर रहा हूं उसमें डेट्स नहीं है, चारों में आपको कि बेसिक चीज आप समझ जाएं। बेटा देखो वही चीज, आप पहले हेड्स देखें। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बैंक फॉर कंसाइनर एक्सपेंसेस, रमजान एक्सपेंसेस और उसके एक्सपेंसेस की डिटेल। इसके बाद रमजान एंड कंपनी सेल्स, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, वही 5 हेड, कोई नई चीज नहीं है। जितने भी आपने अभी तक सवाल देखे हैं उसमें कोई नई चीज नहीं है, सब वही चीजें हैं जो आपकी रूटीन में आ रही हैं। अब सबसे पहले आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आपको याद होगा आपके पास 10,000 टन थे और एक की प्राइस 40 थी, देन यू हैव द 4 लाख। इसके बाद मोहसिन ने जब चीजें भिजवाई, उसने चीजें सेंड की, उसने कुछ अखराजात किए, वो उसने उसी तरह ही किए, 10,000 टन पे किए, रेलवे चार्जेस ₹10, आप मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट इज 1 लाख। इसके बाद हमें अकाउंट से रिसीव हुई फ्रॉम रमजान, उसने हमें कहा कि जी हमने आपके यूनिट बेच दिए हैं, तो पहले हम ना सेल की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा ये बड़ी अजीब बात है और आपने आप आइंदा जरा ख्याल रखना है, पहले हम इस तरह नहीं चल रहे थे ना, अब मैं आस्ता आस्ता आपको लेके जाना है मुझे एंट्रीज की तरफ। भाई नंबर 1 एंट्री हुई गुड सेंट की, यानी कि पहली जो हमने रिकॉर्डिंग की गुड सेंट के हवाले से की, दूसरी की हमने कंसाइनर के एक्सपेंस के हवाले से, तीसरी होती है एडवांस, वो यहां मौजूद नहीं है। इसका मतलब है चौथी जो सेंस आपके सामने आएगी वो सेल की आएगी। अब आप पूछें सर सेल क्यों आएगी? भाई जब आपको अकाउंट सेल मिलती है उसकी जो सबसे पहली आइटम होती है वो सेल होती है, तो पहले हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके मुताबिक उसके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसी तरह आपने, जब मैंने यहां बोला एक्सपेंसेस पे रुका, यहां चीजें भिजवाई, पहले उसने अकाउंट सेल भिजवाई, अकाउंट सेल की पहली आइटम सेल थी। बातें लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं आप, भाई वो लिख या आप ये लिख लें कोई मसला नहीं, लेकिन आपको तरतीब याद हो। जब हम एंट्रीज करेंगे तो आपको इसी तरतीब से एंट्रीज पास करनी है। एग्जामिनर तो कोई भी चीज ऊपर नीचे करके क्वेश्चन बना के दे देगा, इसका मतलब ये थोड़ी है जो चीज जहां है, नहीं, आप सवाल की एक डिटेल बनाएंगे, देख लेंगे, इसके बाद ये स्टेप आ रहा है, इसके बाद ये स्टेप आ रहा है और फिर ये स्टेप आ रहा है, मुझे यहां इसको इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। सेल आ गई,
5000 टन बेचे थे उसने एट द रेट ऑफ 80। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 5000 टन मल्टीप्लाइड बाय 80, अगेन यू हैव द 4 लाख। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस थे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस थे और कमीशन थे, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे ये बेसिकली कंसाइनी के, ये उसके स्टॉक में वैल्यूएशन में नहीं जाएंगे। ये बात आपको याद रखना आप जरूरी है कि कौन से एक्सपेंस स्टॉक की वैल्यूएशन में जाते हैं, कौन से एक्सपेंस स्टॉक की वैल्यूएशन में नहीं जाते। शुरू के लेक्चर्स में आपसे ऐसी बातें हो चुकी हैं। अब बेटा आपने क्या किया, आपने स्टॉक वैल्यूएशन करनी है। अब मैं स्टॉक की तरफ जाना चाह रहा हूं। आप देख रहे हैं मैंने आपको जिस दिन से स्टॉक सिखाया मेरा स्टाइल सेम है, तो इस तरह आप चीज समझ जाएंगे। जहां वेरिएशन आ रहा है लाइक नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस पे समझे चेंज है, बाकी कहीं चेंज नहीं है। इवन मैं एबनॉर्मल पे भी काम करूंगा तो स्टाइल सेम ही होगा, इवन फार्मूला भी बहुत दफा सेम होगा, उसकी सिर्फ हेडिंग चेंज होती है। कैसे, यहां लिखा जी वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये मैंने एक छोटा सा इसका एक वर्किंग सी बनाई। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितनी है बेटा 4 लाख। एड मोहसिन कोल एक्सपेंसेस, ये हैं कंसाइनर के एक्सपेंसेस। फिर मैंने इसमें ऐड करने थे, मैं इससे पहले ऐड नहीं लिख रहा था, मैं मुझे लगा कि बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि पता नहीं इसको क्या करना है, फिर मैंने ऐड लिखना शुरू कर दिया। आप लिख सकते हैं, गलती नहीं है, तो अंडरस्टूड होता है कि सारे एक्सपेंसेस में ऐड हो रहे हैं। तो ऐड रमजान एंड कंपनी एक्सपेंसेस बिफोर गो डाउन, तो वो नहीं थे क्योंकि वो जो हमने एक्सपेंस पढ़े थे लास्ट बोर्ड पर वो सारे के सारे आफ्टर गो डाउन थे, वो सारे के सारे आफ्टर गो डाउन थे। अब मैंने क्या किया, उसी तरीके से बेटा इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 5 लाख। आपको बिल्कुल सीधी सी कैलकुलेशन है, 4 लाख की कॉस्ट थी, 1 लाख के एक्सपेंसेस हैं, आपने उसे ऐड किया, कितने कॉस्ट आ गई आपके पास 5 लाख। अब मैंने यहां फॉर्मूला लिखा। अब जो आपको नजर आ रहा है क्वांटिटी फॉर्म में है ना, तो सवाल यूनिट वाला लगेगा, लेकिन कंडीशन जो है, जो कंडीशन चल रही है वो है नॉर्मल लॉस की। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बराबर है टोटल कॉस्ट, बिल्कुल इसी स्टाइल से, देखिए मैंने कहीं चेंज नहीं किया। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सेंट माइनस लॉस क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी लॉस हो गई थी उसे हम माइनस करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय अनसोल्ड क्वांटिटी। आपको याद होगा मैंने भिजवाए थे 10,000 टन, ओवरऑल कंसाइनमेंट में कमी आ गई 100 टन की, इसका मतलब है वो कंसाइनमेंट रह गई 9,900 टन। उस 9,900 टन में से आपने कितने बेचे या कंसाइनर ने कितने बेच दिए, वो बेचे 5,000। इसका मतलब है 9,900 में से अगर आप 5,000 को माइनस कर दें तो स्टॉक शुड बी 4,900। अब आप इसकी कैलकुलेशन को जरा देखें बेटा, मैंने टोटल कॉस्ट लिखी 5 लाख, 10,000 माइनस 100, इसको डिवाइड किया 9,900 से, तो मेरे पास इस वक्त जो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 50.5050। दिस इज द इवन फ्रैक्शन इसे बोलते हैं, एक जैसा फ्रैक्शन है, चलता जा रहा है कॉन्टिन्यू फ्रैक्शन। अब आप क्या करेंगे, अब इस आंसर को आप 4,900 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 4,900 एंड योर रिजल्टेंट फिगर इज 247,475। 247,475, एक्चुअली यहां था 74.747474। तो आपको मैंने बताया हुआ है फ्रैक्शन में अगर डेसिमल के बाद 5 से बड़ी रकम हो तो एक हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो स्टॉक इज 247,475, 247,475। फिर देख लें 5 लाख डिवाइडेड बाय 9,900 एंड आंसर इज 50.505050 एंड सो ऑन। दिस इज द कंटिन्यू फ्रैक्शन, एक जैसा इवन फ्रैक्शन चल रहा है। और उसके बाद मैंने इसी फिगर को ऐसे रहने दिया, इसे कन्वर्ट नहीं किया, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 4,900 से, देन आई हैव द कॉस्ट, जो कॉस्ट आई वो है 247 एंड 474 आ रही थी 0.74, तो मैंने इसे क्या कर दिया 75 कर दिया, 247,475, 247,475। अब बेटा ये स्टॉक मैंने उठाया और ये लिखा, इसे मैंने ना इसका कलर सेम रहने दिया है, आपको आइडिया हो जाए। अब अगला स्टेप प्रॉफिट मालूम करने का, 247,475 प्लस 4 लाख, आपने इसमें 4 लाख ऐड किया एंड योर आंसर इज 647,475। इसमें से हमेशा मैं बताता हूं 1 बाय 1, ये जो ब्लैक में 3 फिगर्स नजर आ रही हैं आपको, माइनस करेंगे इसमें से, पहले 4 लाख, फिर माइनस 1 लाख और फिर माइनस 25,000 एंड योर आंसर इज
1,22,2,475 1,22,475 1,22,475 ये आपके पास आंसर इसका जनरेट हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले शुरू में मैं यहां लिख रहा था प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट समझाने के लिए। अब मैंने एक हेड बदला है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द हेड, प्रॉफिट लॉस एक हेड है। ये डेबिट पे होगा, यहां पर अगर डेबिट है, यहां पे आपको नजर आ रहा है तो ये प्रॉफिट की इंडिकेशन है, इसका मतलब है क्रेडिट साइड बड़ी है। अगर ये आपको यहां नजर आ रहा है इसका मतलब है डेबिट साइड की इंडिकेशन है, लॉस है, ये लॉस, हेड सेम रहेगा। तो यहां लिखा हुआ बेटा प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द मेन हेड, मेन आइडिया। आपने इसी तरीके से इसे कंटिन्यू करना होता है। सवाल को देख लें, अहम चीज क्या है, सबसे जो अहम बातें आपके सामने आ रही हैं बेटा वो गौर कीजिएगा आप। आपके पास ये सिर्फ 5 हेड हैं, 1 2 3 4 5, अदर देन द लॉस, उनमें ये 5 हेड ही आएंगे। लॉस कौन सा? एबनॉर्मल लॉस। जब मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करूंगा तो फिर यहां पे हेड बढ़ जाएंगे, वो 6 हो जाएंगे। वो कितने हो जाएंगे बेटा? वो 6 हेड हो जाएंगे। अब आप यहां देख सकते हैं आपके पास यही 5 हेड हैं, हम इसी में सवाल खत्म करके आए हैं। इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी सवाल किया था, वो भी 5 हेड्स में खत्म हुआ था। अब ये 5 हेड मेमोराइज करना कितने दिन लगेंगे यार, चंद मिनट की बात होती है। आपको इतना याद रखना होता है कि डेबिट साइड पर ये वाले हेड्स आएंगे, क्रेडिट साइड पर ये हेड। अब मैं सिर्फ उनके नाम, पहला तो सेम होता है, दूसरा भी सेम होता है, तीसरे का सिर्फ कंसाइनी का नाम बदला जाता है, यानी कि जहां सेल है वहां कंसाइनी का नाम चेंज किया जाएगा। इस तरह के सवालात में और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये भी एक अच्छा सवाल में से एक सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसे अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अब हमें किसी और लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उस पर मैं आपसे जो बात करूंगा वो एक एबनॉर्मल के क्वेश्चन में बात करूंगा। तो बेटा तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि जब आप उस सवाल को करें तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन ना आए। अल्लाह हाफिज।